हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन असिस्टेंट T1 का जो 2 मार्च 2022 को शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके साइंस के जो 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे। जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं वो आज मैं कराऊंगा। तो शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। आज का पहला क्वेश्चन जो कि साइंस का 15 तो मैंने कराई दिए थे, तो 16वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ गया भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक सजीव कोशिका में ऊर्जा मुक्त करती है। क्या पूछ रहा है, एक सजीव कोशिका में ऊर्जा मुक्त करती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को चलने के लिए या कोई काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी हम कहाँ से लाते हैं, खाने से। तो हमें कुछ खाना पड़ता है, जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम चलते फिरते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं ना, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एनर्जी का जो काम करता है वो करता है ATP। कौन करता है, ATP, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्योंकि जैसे हम जो खाना खाते हैं तो वो खाना अंदर जाके कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें एनर्जी में टूटता है, एनर्जी बनती है। तो ऐसे ही जब ये सेल्स में जाता है तो ये ADP और PI में टूट जाता है। ADP और PI, इसका मतलब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, 3 फॉस्फेट थे इसमें, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूट जाता है, 2 फॉस्फेट में टूट जाता है, जिसमें से एक क्या होता है, निकल जाता है। और ये जो PI है, PI होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ATP एक प्रकार की करेंसी ऑफ सेल्स होती है। तो हम कह सकते हैं जो ATP होती है वो करेंसी ऑफ सेल्स होती है। तो ये किस टाइप से टूटती है, पहले ADP में टूटती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो ये जिसमें आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक तत्व X आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है। यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए X3- ऋण आयन बनाता है। तो X का परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी जो होती है, वो इस टाइप से, कुछ इस टाइप से होती है ना। उसमें क्या होते हैं, 7 तो ये होते हैं और 18 आवर्त होते हैं। क्या होते हैं, आवर्त कितने होते हैं भाई, 18 आवर्त होते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, पहला हाइड्रोजन होता है, और इधर क्या होता है, हीलियम होता है। और हमसे पूछा क्या है भाई, X3- अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए X3- और तीसरे आवर्त में कितने, कौन से तीसरे आवर्त में पूछा है। तो पहले आवर्त में तो ये हाइड्रोजन हो गया, फिर दूसरे में लिथियम और बेरियम आ जाता है, फिर तीसरे में सोडियम और मैग्नीशियम आ जाता है। तो इस वाले आवर्त की बात कर रहा है, इस वाले आवर्त की बात कर रहा है। और हमसे केवल परमाणु क्रमांक पूछा है, ना कि उसका नाम पूछा है। जो तत्व है उसका नाम नहीं पूछा, परमाणु क्रमांक पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट में जो हीलियम होता है, हीलियम के बाद क्या आता है, नियॉन आता है, और नियॉन के बाद क्या आता है, ऑर्गन आता है। तो आपको इतना तो पता ही होगा, जो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, और ऑर्गन का कितना, 18 होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, X3-। जैसा कि आप जानते हैं, जो अक्रिय गैस होती हैं, अक्रिय गैस का बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ठीक है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो X3- कह रहा है, तो हम इतना कह सकते हैं, 18- अगर हम 3 कर दें ना, तब भी हमारा आ जाएगा राइट आंसर। तब हमारा 15 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं, फिलहाल तो ऑर्गन से पहले जो होता है वो क्या होता है, क्लोरीन होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, हैलोजन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद सल्फर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि फास्फोरस का ही परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। तो फास्फोरस ही हमसे पूछा है, जो कि 15 में इस आवर्त में आता है। ठीक है, तो पी विल बी द राइट, फास्फोरस विल बी द राइट आंसर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 15। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा दे, ये रही पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देख लीजिएगा आप,
ये पहला तो होगा हाइड्रोजन हो गया, और फिर इधर हीलियम, दो परमाणु क्रमांक हो गया। फिर उसके बाद लिथियम और बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और इसी क्रम में तीसरे आवर्त में हमसे पूछा ना, तो एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन हो गया, फिर फास्फोरस। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 15। जैसे कि मैंने बताया आर्गन का 18 होता है, और हमसे X3- मतलब 3 मतलब चाहिए होते हैं। 3 माइनस कर दें अगर हम 18 में से, तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब 3 ही माइनस करनी है, तो X3- था ना, तो 3 माइनस कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा परमाणु क्रमांक, जो कि पोटेशियम का है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो 15 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18 पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है अभी? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। ठीक है, तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वो हमसे पूछा है। इससे जो निर्मित प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा उत्तल लेंस होगा, मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये लाइन है, तो यहाँ पे जो बीच में होती है ये होता है इसका प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र O मान लेते हैं। और इसमें फोकस F1, तो हम F1 यहाँ पे मान लेते हैं F1, और इस तरफ मान लेते हैं F2। ठीक है, ये F2, ठीक है, और इसके थोड़ी दुगनी दूरी पे जो होगा वो 2F हो जाएगा। 2F को हम 2F1 मान लेते हैं, और इधर 2F2 मान लेते हैं। और हमसे क्या कह रहा है? एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखा जाता है, मतलब लगभग यहाँ पे रखा जाता होगा। एक मान लो वस्तु एक A है, A एक वस्तु है, वो यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, तो एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, ये हमसे पूछा है। अगर आप जानते हो जो लेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो मिरर की प्रॉपर्टीज होती हैं जस्ट उल्टी होती हैं उसकी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। कैसा? छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो केवल छोटी बनती है। कैसी बनती है? केवल छोटी, स्मॉल बनती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो लेंस की प्रॉपर्टी होती हैं वो मिरर के जस्ट उल्टी होती हैं। तो मतलब जो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज होंगी वो कॉन्वेक्स लेंस की होंगी। तो कॉनकेव मिरर की क्या है? या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। और तो यहाँ पे लेंस है तो इसका या तो छोटा प्रतिबिंब होगा या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन केवल छोटा नहीं होगा। केवल छोटा उसमें होता है जब इसमें अवतल लेंस लगा होता तो इसमें हम अभी तो बता नहीं सकते कौन सा हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम देखें तो जो इसकी इमेज बनेगी कुछ इस टाइप से बनेगी, यहाँ पे आके बनेगी। ठीक है, एफ से भी इस तरफ बनेगी, जो कि बिल्कुल ए डैश यहाँ पे बनेगा और इस टाइप से ये निकल जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये इमेज जो है वो सीधी बन रही है। कैसी बन रही है? इमेज सीधी बन रही है। इमेज सीधी बन रही है। और इमेज सीधी कब बनती है? इमेज तो भाई सीधी तभी बनती है जब वो आभासी प्रतिबिंब होता है। जब प्रतिबिंब आभासी होता है तभी तो इमेज सीधी बनती है। और जब इमेज रियल बनती है तो वो उल्टा प्रतिबिंब होता है। जब रियल इमेज बनती है तो वो उल्टा प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे सीधी इमेज बन रही है, इसका मतलब आभासी होगा, आभासी होगा। और हम देख रहे हैं जो यहाँ पे जो वस्तु रखी है उससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी वस्तु बन गई है। इमेज जो बनी है वस्तु की ये रियल वस्तु है, और ए डैश ए इसकी जो प्रतिबिंब बना है वो है ए डैश। तो हम देख रहे हैं ये प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बना है और कहीं ना कहीं सीधा बना है। सीधा बना है तो इसका मतलब ये रियल होगा। तो जिसमें जो आभासी होगा, जब सीधा बना है तो कैसा होगा? आभासी। तो आभासी, ये वास्तविक दिया ये तो होगा नहीं, वास्तविक दिया ये तो होगा नहीं, वास्तविक दिया ये तो होगा नहीं। आभासी हमारा यही एक आंसर हो जाएगा, आभासी और बड़ा, क्योंकि आभासी भी बना है और बड़ा भी बना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, आयत में कोई भी परिवर्तन किए बिना, आयतन में कोई भी परिवर्तन किए बिना एक धातु के बेलनाकार तार की लंबाई 25% की वृद्धि हो जाती है। तार की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो इसका प्रतिरोध डैश बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा इसका प्रतिरोध, ये हमसे पूछा है। ठीक है, मान लीजिए कोई तार है इस टाइप का, कोई तार इस टाइप का है।
ठीक है, कोई तार इस टाइप का है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इसकी जो 15 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कराए थे उसमें एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन था तार वाला, जिसमें मैंने आपको प्रतिरोध निकलवाया था। तो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो इंटू लंबाई अपॉन एरिया, यही तो होता है भाई, यही तो होता है फॉर्मूला, रो इंटू लंबाई अपॉन एरिया। तो हम देखेंगे हमें हमसे क्या कहा गया, आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, तो हम अगर इसमें एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो मेरी समझ से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एल से एल हम कट कर सकते हैं तो हमारा वही बच जाएगा। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं, तो जब रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन, जब एरिया में लंबाई जुड़ जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी तब ये वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। अब हमसे ये क्या कह रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है भाई, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, और रेजिस्टेंस में भी रजिस्टिविटी में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। और क्या कह रहा है, बेलनाकार तार की लंबाई 25% की वृद्धि की जाती है, तब प्रतिरोध बताइए। तब प्रतिरोध हमारा कितना होगा, लंबाई में 25% की वृद्धि हो रही है। जैसा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि मान लो कोई हमारा आयत है, आयत या वर्ग है, उसकी जो लंबाई है उसमें कितने भी परसेंट की, मान लो 25% की वृद्धि कर दी, और उसकी चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि कर दी, तो हम एक फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही तो लगाते हैं, ए बी अपॉन 100। सेम इसमें लगा लेते हैं, ये 25% की वृद्धि हो रही, 25% की, तो कर लेते हैं। क्या होगा, 25 प्लस 25 गुणा 25/100, यही तो फॉर्मूला होगा। हम देखेंगे 25 25 50, 25 25 50 प्लस ये क्या हो जाए, 25 25 हम 625 हो जाएगा, बटे में 100 है, तो 2 जीरो हटाएंगे तो 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हम जब इसे प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 56.25% वृद्धि हो जाएगी उसके प्रतिरोध में, 56.25% वृद्धि हो जाएगी। तो एक नंबर हमारा आंसर है, यही हमारा राइट आंसर होगा, एक विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सरीसृप अपने अंडे थल पर क्यों देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सरीसृप होते हैं वो अपने अंडे थल पर यानी कि धरती पर इसलिए देते हैं क्योंकि जो उनके अंडे होते हैं ना, उनके अंडों के चारों तरफ जो परत होती है ना, वो काफ़ी सख्त होती है, कठोर होती है। तो अगर वो थल पे देते हैं, धरती पे देते हैं वो अंडे, तो वो टूटते नहीं हैं। लेकिन आपने कुछ देखे होंगे, पक्षी होते हैं, चिड़िया होती हैं, वो अपना घोंसला बनाती हैं, उसमें अंडे देती हैं, क्योंकि उनके जो अंडे की जो बाहर का आवरण होता है वो बहुत इतना सख्त नहीं होता है, क्योंकि अगर वो गिर जाएगा थल पे, धरती पे गिर जाएगा तो वो फूट जाएगा, और इसे फोड़ने तो देना नहीं है एक साथ, क्योंकि बच्चा बनने में उसमें जो होता है टाइम लगता है। तो ये थल पे देते हैं इसलिए क्योंकि इनके बाहर का आवरण जो होता है अंडे के बाहर का, वो काफ़ी सख्त होता है, तो ये थल पर देने से टूटते नहीं हैं, धरती पर देने से टूटते नहीं हैं सरीसृप के अंडे। तो हमारा ये पहले ही ऑप्शन में दिया है, उनके अंडों के आवरण सख्त होते हैं, थल पर टूटते नहीं हैं, इसलिए वे थल पर अंडे देते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये 4R आता है इसमें, जो प्लास्टिक की चुनौती से निपटने के लिए 4R आता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो रीयूज होता है कि जो हमारी जो प्लास्टिक है हमारे पास, हम उसी प्लास्टिक को दोबारा से यूज में ले लें। तो ये सही चरण हो सकता है, पहला चरण चुनौती से निपटने के लिए, प्लास्टिक की चुनौती से निपटने के लिए हम जो प्लास्टिक है उसको फिर से यूज कर लें, ये सही होगा। या फिर रीड्यूस कर दें, मतलब जो प्लास्टिक का यूज है उसे थोड़ा कम कर दें, ये सही होगा, मतलब इस चुनौती से निपटने के लिए। या जो रिसाइकिल कर लें, ऐसे जो प्लास्टिक है वो उसे हम पिघला के या कुछ भी करके उसकी कोई दूसरी चीज़ बना लें तब, क्योंकि आप जानते हैं ना प्लास्टिक होती है उसे ख़त्म तो किया नहीं जा सकता है। तो इसके 4R जो आते हैं इसकी चुनौती से निपटने के लिए हैं। तो रिसाइकिल मतलब कोई चीज़ दोबारा से हम बना लें, उसे पिघला कर कोई दूसरी चीज़ बना लें, ये सही रहेगा। या परित्याग कर दें, रिफ्यूज कर दें, कि मतलब हम दुकानदार से ले ही ना प्लास्टिक, हम कहते हैं भाई हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, हम प्लास्टिक
नहीं लेंगे, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है हमें, हम प्लास्टिक लेंगे ही नहीं। तो सबसे अच्छा मेरी समझ से तो यही तरीका होगा कि हम जब प्लास्टिक लेंगे ही नहीं तो हम उसका रीयूज क्या करेंगे, या उसकी कमी क्या करेंगे, या हम उसी रिसाइकिल क्या करेंगे। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना तो दोबारा से यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही तो उसकी कमी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उसकी कोई दूसरी चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम उसे लेंगे ही नहीं तो ये हमारा रिफ्यूज विल बी द राइट आंसर, हम उसे परित्याग कर देंगे। इसका पहला चरण सबसे अच्छा यही होगा। इसीलिए आपने देखा होगा सरकार ने पाबंदी भी लगाई थी। कई बार आपने देखा होगा मार्केट में छापे भी पड़े थे, ये प्लास्टिक की जो पन्नी होती है ना उनको लेके, है ना। तो 4 विल बी द राइट आंसर, परित्याग जिसे रिफ्यूज कहते हैं, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या कह रहा है, मानव नेत्र में नेत्र का चाप द्रव्य कहाँ मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी आई बॉल होती है कुछ इस टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है हमारी आई बॉल। तो उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक लेंस लगा होता है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जो कि लेंस को रोक के रखती हैं, यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जो लेंस को रोक के रखती हैं, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, रेटिना होती है, ठीक है। तो कुछ कोई थोड़ा सा द्रव यहाँ पे बड़ा भरा हुआ होता है और कुछ द्रव यहाँ पे भरा हुआ होता है, ठीक है। लेंस और रेटिना के बीच होता है, और एक कॉर्निया और लेंस के बीच में द्रव होता है। तो जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो होता है इसे हम कहते हैं एक्वियस, एक्वियस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वियस ह्यूमर। जैसे आपने देखा होगा ना, जब कोई रोता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, या जब खुश होता है तब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो वो जो आंसू निकलते हैं वो एक्वियस ह्यूमर की वजह से निकलते हैं। किसकी वजह से निकलते हैं, एक्वियस ह्यूमर की वजह से निकलते हैं। और जो हमारे यहाँ पे होता है ना, जो यहाँ पे लेंस और रेटिना के बीच जो होता है वो उसे हम कहते हैं विट्रस, विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, नेत्र का जाप्र द्रव्य, विट्रस ह्यूमर, जो कि हमारा यही आंसर होगा। हमसे यही पूछा है विट्रस ह्यूमर कहाँ पर होता है। जैसा कि मैंने बताया ये लेंस है और ये रेटिना है, हमारी पूरी आई बॉल यही तो होती है। तो ये लेंस हो गया और ये हमारी रेटिना। तो रेटिना और लेंस के बीच में जो द्रव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो 4 विल बी द राइट आंसर, लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रस ह्यूमर। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। थर्मिट प्रक्रम किस प्रकार की अभिक्रिया है। इससे पहले कि आप इसका आंसर बताएं मैं आपको बता दूं, जो थर्मिट प्रक्रम होता है एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जो थर्मिट प्रक्रम होता है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जो पता है धातु और धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है। जो एक मेटल होता है और उसके मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है, तब ये मतलब एक थर्मिट प्रक्रम बनता है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया बनती है। जैसे कि हम कह दें, जैसे कि मैंने बताया ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, एक अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। जैसे कि उसमें धातु और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है, तब वो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे कि हम कह दें कि जो फेरस क्या है, फेरस ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड जो है क्या हो गई, FeO3, Fe2O3 क्या हो गया, Fe2O3 प्लस अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दें इससे तो हमारा क्या बनेगा भाई, हमारा बन जाएगा भाई Al2O3। क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस में क्या बनेगा, आयरन हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। भाई ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, साथ ही क्या हो रहा है, साथ ही क्या हो रहा है, इसमें विस्थापन भी हो रहा है। क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ ये, क्योंकि आपको पता होगा जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। एल्यूमिनियम जो होता है आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो इसमें क्या है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन इससे हो जा रही है। तो इस टाइप से ये क्या बन गया, ये विस्थापन अभिक्रिया भी बन गई है। और जो क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो एक रिडॉक्स अभिक्रिया भी बन गई। क्या बन गई, रिडॉक्स अभिक्रिया भी बन गई। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर ही ये दोनों आ गई। क्या हो रही है, एक तो विस्थापन भी हो रहा है, एक तो विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है और रिडॉक्स अभिक्रिया भी हो रही है। क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो हम देख रहे हैं इसके O3 के 3 अणु जो निकल रहे हैं वो एल्यूमिनियम के साथ मिल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन ऑक्साइड से O3 निकल रहा है, ऑक्साइड के 3 अणु निकल जा रहे हैं।
और इसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम मिल जा रहे हैं तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो रही है, रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। और सेकंड क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन ये हो रही है कि भाई ये ज़्यादा क्रियाशील है, एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है तो इसने इससे रिएक्शन कर ली, और एक कम क्रियाशील था तो ये बेचारा अकेला बच गया। एफ हमारा क्या बच गया, अकेला आयरन बच गया, फेरस जो है अकेला बच गया, और Al2O3 बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी होगी। विस्थापन अभिक्रिया मैं इस टाइप से भी समझा सकता हूँ, जैसे X प्लस बाई जेड है, तो अगर ये अधिक क्रियाशील बन जाए, अधिक क्रियाशील दूसरे वाले को खींच ले अपनी तरफ, जैसे एक्स जेड प्लस बाई बन जाए, तो ये वाला जो है वो इधर चला गया, इसमें मिल गया, इससे रिएक्शन कर ली और बाई अकेला बच गया जो कि कम अभिक्रियाशील था। तो इस टाइप की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें रिडॉक्स और विस्थापन अभिक्रिया दोनों हो रही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है अभी, देखते हैं। जनित्र, जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, जनरेटर हमसे पूछा है कैसा उपकरण है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा जनरेटर होता है वो एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जनरेटर आपने देखा होगा ना, शादी विवाह में लगाए जाते हैं जनरेटर, लाइट जलाने के लिए लगाए जाते हैं। तो जो वो चलता है तो वो तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल ऊर्जा होती है, तो मैकेनिकल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आपने देखा होगा ना, जनरेटर लगवाते हैं लाइट को चलाने के लिए ना, तो होता तो वो मैकेनिकल है, लेकिन वो मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उससे आपने देखी होगी लाइटें भी जलती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। डीजे वगैरह सब चलाते हैं बारातों में, आपने देखा होगा जनरेटर चलते हैं। एक तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, पहली बात। और दूसरा जो जनरेटर होता है ना, वो एक प्रिंसिपल पर काम करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन, जिसे हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन, जो कि इसके सिद्धांत पर जनरेटर काम करता है। और इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नहीं जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में थोड़ी ना परिवर्तित करता है, ये तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। और तीसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये बात भी सही है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा दूसरा जो है वो गलत हो गया, 1 और 3 सही हो गया। जिस ऑप्शन में 1 और 3 होगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, पहले में तो 2 3 है, ये गलत हो जाएगा। पहले में केवल 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में केवल 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं क्या है, चौथा हमारा दिया है 1 और 3 दोनों, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है साइंस का, क्योंकि आपको पता है पिछले जो 15 क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। बचे हुए जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो आज मैं करा ही रहा हूँ, जिसका आज लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अनुत्क्रमणीय होती है, एक 2 प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होते हैं, एक क्या होता है उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक भौतिक परिवर्तन है, और अनुत्क्रमणीय एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन के द्वारा कोई चीज़ चेंज होती है तो वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाती है। जैसे उत्क्रमणीय है और दूसरा अनुत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीय वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी भौतिक परिवर्तन की वजह से चेंज हो गई और फिर पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती हैं। लेकिन अनुत्क्रमणीय वो चीज़ें हैं जो पुनः अपनी स्थिति में नहीं आती हैं। तो हमसे इसमें यही पूछा है कि जो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकती, मतलब कहने का ये, जो केमिकल रिएक्शन जिसमें होगी वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकती, जो भौतिक स्थिति होगी वो अपनी पुरानी स्थिति में आ सकती है। जैसे देखेंगे ओस का बनना कब होता है, आपने देखा होगा जब टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो जो बूंदें होती हैं वो जम जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दिन निकलता है, आपने देखा होगा रात के टाइम पे ओस गिरती है। इस समय गर्मी चल रही है तो कभी कभी आपने देखा होगा ओस गिरती है। तो जैसे ही दिन निकलता है, धूप निकलती है, धूप आती है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, तो वही जो ओस की बूंदें हैं वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बाष्प बन के उड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो भाई
पहले पानी था, फिर वो ओस बन गया, फिर वो जलवाष्प बन गया। तो इस टाइप से ये तो भौतिक अभिक्रिया हो गई। इसमें ये तो चेंज हो गया ना, जैसी पहले थी वैसे ही हो गया। ठीक है, फिर अगर दूसरे दिन को देखा जाए तो फिर ओस गिर जाती है, पहली बूंदें ओस बन के आ जाती हैं। ठीक है, फिर ये फलों का पकना। फलों का पकना तो भाई एक केमिकल रिएक्शन है, आपको पता होगा। फलों को पकाने के लिए एथिलीन नामक एक गैस होती है, उससे ये पकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। और आपको पता है भी, और कोई भी फल है, मान लो आम ही है, मान लो आम ही है, इस समय आम का मौसम चल रहा है, गर्मी चल रही है, तो आम है तो अगर वो पक जाएगा, अगर वो पक जाएगा तो क्या उसके बाद कच्चा हो सकता है? बताइए, आप ही बताइए, क्या पकने के बाद कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, और ये इसे हम कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फलों का पकना है। यही हमसे पूछा, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। दूसरा, मिट्टी की ढलाई, ये तो एक भौतिक परिवर्तन है, मतलब दोबारा से हम उसी फॉर्म में ला सकते हैं। आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम कब पिघलती है? जब भाई टेम्परेचर बढ़ जाता है तब आइसक्रीम पिघल जाएगी, लेकिन हम उसे फिर से हम फ्रिज में रख दें, फिर वो जम जाएगी, है ना। तो आशा करता हूँ, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, जो कि 7 और 8 जुलाई को होने वाला है, उसमें अगर आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।